हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में हम आपका टेस्ट लेंगे। इस टेस्ट में सभी विषयों से काफ़ी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिया गया है जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, टेस्ट को बिल्कुल शुरू से लेके अंत तक दीजिएगा और लास्ट में हमें जरूर बताइएगा कि आपका 30 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि कृषि सुखाड़ होता है। ए ऑप्शन है जल के अभाव में, बी ऑप्शन है मिट्टी के नमी के अभाव में, सी ऑप्शन है मिट्टी के क्षय के कारण, डी ऑप्शन है मिट्टी की लवणता के कारण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कृषि सुखाड़ होता है। तो जो कृषि सुखाड़ होता है ये जल के अभाव में होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कृषि सुखाड़ किस प्रकार की आपदा है? तो ये प्राकृतिक आपदा है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है? ए ऑप्शन है देहरादून, बी ऑप्शन है रांची, सी ऑप्शन है हैदराबाद, डी ऑप्शन है केरल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है। तो देहरादून भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है। यहाँ पे भूकंप आते रहता है, तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और भूकंप की तीव्रता किससे मापा जाता है? तो रिक्टर स्केल से मापा जाता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तीन नंबर प्रश्न है कि अम्ल क्षार के परिरक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ए ऑप्शन है अमोनिया पत्र का, बी ऑप्शन है कोबाल्ट पत्र का, सी ऑप्शन है लिटमस पत्र का, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अम्ल क्षार के परिरक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो लिटमस पत्र का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है? तो जो लिटमस पत्र होता है ये लाइकेन से प्राप्त होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। चार नंबर प्रश्न है कि त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जबकि तीनों शीर्ष 8, -5, -4, 7, 11, यहाँ पे 13 है। यहाँ पे एक त्रिभुज है जिसका तीनों शीर्ष यहाँ पे दिया हुआ है। पहला शीर्ष यहाँ पे 8, -5 दिया है और दूसरा यहाँ पे -4, 7 दिया है और तीसरा यहाँ पे 11, 13 दिया है। तो बोल रहा है कि त्रिभुज का केंद्र का निर्देशांक क्या होगा? तो त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक के लिए फॉर्मूला होता है x1 + x2 + x3 बट्टा 3, y1 + y2 + y3 बट्टा क्या होता है? 3 होता है। तो यहाँ पे देखिए आपको x1, x2, x3 और यहाँ पे y1, y2, y3 का मान रखना है। तो ये पहला वाला बिंदु है, तो इसमें का जो पहला वाला होगा ये x1 होगा और ये y1 होगा और ये क्या हो जाएगा? x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा और ये x3 हो जाएगा और ये y3 हो जाएगा। बस इसमें आपको मान रख देना है। x1 का मान 8 है तो 8, प्लस है तो प्लस, x2 का मान यहाँ पे देखिए -4 है तो यहाँ पे -4 लिख देंगे, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, और x3 का मान 11 है तो यहाँ पे 11 और बट्टा के नीचे 3 है तो यहाँ पे लिख देंगे 3। y1 का मान -5 है तो यहाँ पे -5, प्लस है तो प्लस, y2 का मान कितना है? 7 है तो यहाँ पे 7 रख देंगे, प्लस यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे देखिए y3 का मान कितना है? तो यहाँ पे y3 का मान 13 है तो यहाँ पे लिख देंगे 13 और बट्टा के नीचे 3 है तो यहाँ पे लिख देंगे 3। अब यहाँ पे देखिए 8 और यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -4 + 11 और बट्टा के नीचे क्या है? 3 है तो यहाँ पे लिख देंगे 3। और यहाँ पे देखिए 7 में से 5 निकल गया 2 और 2 और 13 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 15/3 हो जाएगा। और यहाँ पे 8 में से 4 निकल गया, कितना बचेगा? यहाँ पे 4 और 11 कितना हो जाएगा? 15/3 और यहाँ भी आ गया 15/3। 3 × 5 = 15 और 3 × 5 = 15, यानी केंद्र का निर्देशांक कितना निकल गया? 5, निकल गया। तो यहाँ पे इसका केंद्र का निर्देशांक होगा 5, तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न।
5 नंबर प्रश्न है कि तरंग दैर्ध्य को किस में मापते हैं? ए ऑप्शन है जूल में, बी ऑप्शन है एंगस्ट्रॉम में, सी ऑप्शन है पास्कल में, डी ऑप्शन है मीटर में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि तरंग दैर्ध्य को किस में मापते हैं, तो तरंग दैर्ध्य को एंगस्ट्रॉम में मापते हैं। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा और एंगस्ट्रॉम को ऐसे सूचित करते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का हम टेस्ट लेंगे, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। टेस्ट बिल्कुल शुरू से लेके अंत तक दीजिएगा और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि सुनामी किस भाषा का शब्द है? ए ऑप्शन है भारतीय, बी ऑप्शन है चाइनीज, सी ऑप्शन है जापानी, डी ऑप्शन है भूटानी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सुनामी किस भाषा का शब्द है। तो जो सुनामी है ये जापानी भाषा का शब्द है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सुनामी कहाँ पे आता है? तो समुद्र में आता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? ए ऑप्शन है गुण, बी ऑप्शन है शत्रु, सी ऑप्शन है मित्र, डी ऑप्शन है धर्म। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं। तो नीतिकार आलस्य को शत्रु मानते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि पीएच स्केल का आविष्कार किसने किया? ए ऑप्शन है लेबोजियर ने, बी ऑप्शन है मेंडल ने, सी ऑप्शन है न्यूटन ने, डी ऑप्शन है सोरेनसन ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पीएच स्केल का आविष्कार किसने किया? तो सोरेनसन ने किया। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पीएच स्केल पर 0 से लेके 14 तक की संख्याएं अंकित होती हैं और बीच में 7 होती हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। किसी भी अगर विलयन का पीएच मान 0 से लेके 7 के बीच में होगा वो अम्लीय होगा, और किसी भी विलयन का पीएच मान अगर 7 से लेके 14 के बीच में होगा तो वो क्षारीय होगा। अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 होता है तो वो उदासीन होगा, जैसे जल हो गया। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि यदि tan a बराबर cot b हो तो a प्लस b का मान ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे tan a बराबर क्या दिया है? cot b दिया है। तो यहाँ पे आपको a प्लस बी का मान निकालना है। तो a प्लस बी का मान निकलेगा कैसे? तो यहाँ पे a का मान रखना पड़ेगा, यहाँ पे b का मान रखना पड़ेगा। तो tan a और cot b कब बराबर होता है? तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, और यहाँ पे देखिए cot 45 डिग्री का भी मान कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ से a का मान कितना निकल गया? 45 डिग्री निकल गया। और b का भी मान कितना निकल गया? 45 डिग्री निकल गया। तो a के जगह पे 45 और b के जगह पे हम 45 डिग्री रख देंगे। तो 45 कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? ए ऑप्शन है हर्ट्ज, बी ऑप्शन है धारा, सी ऑप्शन है चुंबकीय क्षेत्र, डी ऑप्शन है बल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और हर्ट्ज को HZ से सूचित करते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि सुखाड़ क्या है? ए ऑप्शन है प्राकृतिक आपदा, बी ऑप्शन है मानव जनित आपदा, सी ऑप्शन है सामान्य आपदा, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सुखाड़ क्या है। तो जो सुखाड़ है ये प्राकृतिक आपदा है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आपदा कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राकृतिक आपदा और दूसरा होता है मानव जनित आपदा। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि cos 4x माइनस 10 डिग्री बराबर 0 हो तो x का मान ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे देखिए cos 4x माइनस 10 डिग्री बराबर यहाँ पे कितना दिया है? 0 दिया है। तो यहाँ से आपको x का मान निकालना है। तो x का मान कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले यहाँ से cos को हटाना पड़ेगा। तो cos कैसे हटेगा? तो बराबर के इधर भी एक cos रहता तो cos से cos कट जाता। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि cos कितने डिग्री का मान 0 होता है। तो cos 90 डिग्री का मान कितना होता है? 0 होता है। तो 0 की जगह पे हम कितना रख देंगे? यहाँ पे 90 डिग्री रख देंगे। तो यहाँ पे देखिए cos है तो cos 4x है, तो 4x
-10 डिग्री है तो -10 डिग्री, और 0 की जगह पे हम कितना लिखेंगे, cos 90 डिग्री लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए cos से cos कट जाएगा, 4x - 10 डिग्री बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। यहाँ से x का मान निकालना है तो -10 इधर है तो बराबर के उधर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे +10 डिग्री हो जाएगा। तो 90 डिग्री + 10 डिग्री जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 10 जोड़ेंगे तो ये 100 डिग्री हो जाएगा। x का मान निकालना है तो 4 इधर गुणा कर रहा है तो इधर जाके भाग करेगा, नहीं 100/4, यानी यहाँ पे देखिए 100 4 से कितना बार में कटेगा, 25 बार में कटेगा। तो x का मान कितना निकल गया, 25 डिग्री निकल गया। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि सोडियम धातु का संग्रह किया जाता है। ए ऑप्शन है एल्कोहल में, बी ऑप्शन है मिट्टी के तेल में, सी ऑप्शन है जल में, डी ऑप्शन है HCl में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सोडियम धातु का संग्रह किया जाता है तो मिट्टी के तेल में किया जाता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो सोडियम होता है ये अत्यंत ज्वलनशील होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और सोडियम को हम काट सकते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि यदि त्रिभुज के दो कोण 70 डिग्री 90 डिग्री हो तो त्रिभुज के तीसरे कोण का मान ज्ञात करें। यहाँ पे एक त्रिभुज है जिसका दो कोण यहाँ पे दिया है, इसको हम 70 डिग्री मान लेते हैं और इसको 90 डिग्री मान लेते हैं। तो बोल रहा है कि यहाँ पे तीसरा कोण क्या होगा, तो तीसरा कोण कैसे निकलेगा, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे देखिए ये A है और ये B है और ये C है, तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C यहाँ पे बराबर तीनों को जोड़ेंगे तो ये कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो कोण A का मान कितना है, 70 डिग्री है, और कोण B का मान कितना है, 90 डिग्री है। तो कोण C का मान आपको निकालना है और बराबर किधर 180 डिग्री। यहाँ पे देखिए 90 और 70 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 160 डिग्री प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। अब आपको कोण C का मान निकालना है तो 160 इधर जोड़ रहा है तो बराबर किधर जाके घटा देगा, यानी कोण C बराबर 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री। 180 में से 160 निकलेगा तो कितना बचेगा, 20 डिग्री निकलेगा। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न कैसे होती है। ए ऑप्शन है आयनन से, बी ऑप्शन है ऑक्सीजन से, सी ऑप्शन है नाभिकीय संलयन से, डी ऑप्शन है नाभिकीय विखंडन से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न कैसे होती है, तो नाभिकीय संलयन से होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है, तो विटामिन डी मिलता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। यहाँ पे 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का हम टेस्ट लेंगे और आप लोग टेस्ट को बिल्कुल शुरू से लेके अंत तक दीजिएगा और लास्ट में हमें जरूर बताइएगा कि आपका 30 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। ए ऑप्शन है गंगा, बी ऑप्शन है यमुना, सी ऑप्शन है देवी, डी ऑप्शन है महानदी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। तो यहाँ पे देखिए देवी नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और लक्ष्मी का पति कौन था, तो लक्ष्मण था। और लक्ष्मण कहाँ पे नौकरी करता था, तो कोलकाता में नौकरी करता था। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि पेड़ पौधे की उम्र का पता लगाया जाता है। ए ऑप्शन है इसकी ऊंचाई मापकर, बी ऑप्शन है वार्षिक वलयों को गिनकर, सी ऑप्शन है शाखाओं की संख्या गिनकर, डी ऑप्शन है नहीं निकाला जा सकता। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पेड़ पौधों की उम्र का पता लगाया जाता है तो इसकी वार्षिक वलयों को गिनकर लगाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि संस्कार कितने होते हैं। ए ऑप्शन है 15, बी ऑप्शन है 16, सी ऑप्शन है 17, डी ऑप्शन है 20। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि संस्कार कितने होते हैं, तो संस्कार जो होते हैं ये 16 होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और 16 संस्कार को कितने भागों में बांटा गया है, तो 5 भाग
भागों में बांटा गया है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि यदि एपी का प्रथम पद 2 और सार्वअंतर 3 हो तो एपी के प्रथम 3 पद लिखें। यहाँ पे आपको एपी के प्रथम 3 पद लिखना है। तो पहला पद का फॉर्मूला ए होता है, दूसरा पद का फॉर्मूला ए प्लस डी होता है और तीसरा पद का फॉर्मूला ए प्लस यहाँ पे 2d होता है। तो यहाँ पे देखिए प्रथम पद को ए से सूचित किया जाता है, यानी ए का मान यहाँ पे 2 दिया है, और सार्वअंतर को डी से सूचित किया जाता है और डी का मान 3 दिया है। बस इसमें आपको रख देना है ए के मान 2, यानी प्रथम पद 2 हो जाएगा। यहाँ पे ए का मान 2 और डी का मान यहाँ पे 3, यहाँ पे ए का मान 2 और यहाँ पे देखिए 2 है तो 2 और डी का मान 3। बस यहाँ पे देखिए 2, 3, 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 3 दूना 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 2, 5 और 8 होगा। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है। ए ऑप्शन है केल्विन, बी ऑप्शन है न्यूटन, सी ऑप्शन है वोल्ट, डी ऑप्शन है कूलाम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है। तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, और न्यूटन को किससे सूचित करते हैं, एन से सूचित करते हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि नागरी लिपि के लेखक हैं। ए ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी ऑप्शन है विनोद कुमार शुक्ल, सी ऑप्शन है गुणाकर मूले, डी ऑप्शन है यतीन्द्र मिश्र। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नागरी लिपि के लेखक हैं। तो नागरी लिपि के लेखक गुणाकर मूले हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है। ए ऑप्शन है जंतु कोशिका में, बी ऑप्शन है पादप कोशिका में, सी ऑप्शन है जलीय जीव की कोशिका में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कोशिका भित्ति पाया जाता है। तो कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है, तो पादप की कोशिका में पाया जाता है, ये जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो पादप कोशिका होता है इसमें कोशिका झिल्ली नहीं पाया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ। ए ऑप्शन है 1920 में, बी ऑप्शन है 1930 में, सी ऑप्शन है 1935 में, डी ऑप्शन है 1947 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ। तो 1930 में शुरू हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और भारत कब आजाद हुआ, तो 1947 में आजाद हुआ। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि समीकरण x² - 9 बराबर 0 हो तो शून्य ज्ञात करें। यहाँ पे एक समीकरण दिया है x² - 9 बराबर 0, और इसका आपको शून्यक निकालना है। शून्यक का मतलब होता है यानी x का मान निकालना है। तो इधर देखिए -9 है, तो इसको बराबर के उधर भेज दीजिए। तो इधर बचेगा x², तो -9 बराबर के उधर जाएगा तो +9 हो जाएगा। अब स्क्वायर को बराबर के उधर भेज दीजिए, तो ये रूट हो जाएगा, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, √9 का वर्गमूल कितना होगा, 3 होगा। और ये प्लस माइनस दोनों में होगा, तो x का 2 मान निकलेगा, एक प्लस में निकलेगा, एक माइनस में निकलेगा। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि मायोपिया से तात्पर्य है। ए ऑप्शन है दूरदृष्टि का, बी ऑप्शन है निकट दृष्टि का, सी ऑप्शन है रतौंधी का, डी ऑप्शन है मोतियाबिंद का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मायोपिया से तात्पर्य है। तो मायोपिया किसे कहते हैं, तो निकट दृष्टि दोष को कहते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और निकट दृष्टि दोष को हम किससे दूर करते हैं, तो निकट दृष्टि दोष को हम अवतल लेंस से दूर करते हैं, और दूर दृष्टि दोष को हम उत्तल लेंस से करते हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि कालिदास ने किस नदी का वर्णन किए हैं। ए ऑप्शन है गंगा नदी का, बी ऑप्शन है मंदाकिनी नदी का, सी ऑप्शन है यमुना नदी का, डी ऑप्शन है कावेरी नदी का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कालिदास ने किस नदी का वर्णन किए हैं, तो मंदाकिनी नदी का भी वर्णन किए हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि मुख्य प्रदूषक कौन होता है। ए ऑप्शन है ऑक्सीजन,
बी ऑप्शन है नाइट्रोजन, सी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, डी ऑप्शन है क्लोरीन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मुख्य प्रदूषक कौन होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो 0.03% पाया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि कौन सी सेवा गैर सरकारी है। ए ऑप्शन है सैन्य सेवा, बी ऑप्शन है वित्त सेवा, सी ऑप्शन है मॉल सेवा, डी ऑप्शन है रेल सेवा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी सेवा गैर सरकारी है। तो जो मॉल सेवा होता है ये गैर सरकारी होता है, यानी प्राइवेट होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था। ए ऑप्शन है धर्मचंद गांधी, बी ऑप्शन है मीरचंद गांधी, सी ऑप्शन है करमचंद गांधी, डी ऑप्शन है सरहदचंद गांधी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था, तो करमचंद गांधी था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि गंडक परियोजना कहाँ है। ए ऑप्शन है बेतिया में, बी ऑप्शन है वाल्मीकि नगर में, सी ऑप्शन है मोतिहारी में, डी ऑप्शन है छपरा में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गंडक परियोजना कहाँ है। तो जो गंडक परियोजना है ये वाल्मीकि नगर में है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आप लोग टेस्ट दे चुके हैं। तो अब आप हमें कमेंट करके फटाफट बताइए कि आपका 30 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। हम यहाँ पे सभी का कमेंट देख रहे हैं, आप लोग जल्दी जल्दी बताइए कि आपका 30 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। और ये रहा आपके लिए यहाँ पे होमवर्क प्रश्न। यहाँ पे देखिए होमवर्क प्रश्न है कि हाथ खाली होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। ए ऑप्शन है पास पैसा ना होना, बी ऑप्शन है यहाँ पर देखिए हाथ से पैसा गिर जाना, सी ऑप्शन है गरीब होना, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये मुहावरा वाला क्वेश्चन है। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।